बच्चों आज हम कैपिटल गेन के रिवीजन को आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 15 तक लास्ट सेशन में हम रिवाइज कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 16 से रिवाइज करने जा रहे हैं। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल गेन में कि अगर कोई एसेट आप गिफ्ट में विल में किसी को भी दे दें तो वो एसेट ये माना जाएगा वो जो आपने गिफ्ट दिया है किसी को भी गिफ्ट में या विल में वो ट्रांसफर नहीं है, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। गिफ्ट और विल में अगर कोई एसेट आप किसी को दें, जिन ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर नहीं माना जाता बेटा उनके लिए एक सेक्शन बनाया गया है 47। जिनको ट्रांसफर माना जाता है उनके लिए सेक्शन है 2 सबसेक्शन 47। तो अगर गिफ्ट और विल में कोई एसेट दी जाए तो जो एसेट देने वाला है, जो गिफ्ट करने वाला है ट्रांसफरर, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा। और जो गिफ्ट लेने वाला है रेसिपेंट जो है, उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या कहता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एसेट गिफ्ट की है, मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को एसेट गिफ्ट की है, तो याद रखिएगा मिस्टर ए पर कोई कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं अराइज होगा क्योंकि सेक्शन नंबर 47 कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर उसमें गिफ्ट या विल है। बट हमने यहाँ एक वर्ड और ऐड किया हुआ है, सक्सेशन। ये वर्ड लॉ में नहीं है, हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है कि अगर एक व्यक्ति है उसकी डेथ के बाद उसकी जगह उसकी कुर्सी को मतलब उसकी एसेट को कोई और सक्सीड करे, सक्सेसर हो, तो उस केस में भी उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को और जेड को कोई एसेट गिफ्ट की है, मिस्टर ए के इस गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रही बात बी और जेड की, तो बी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखना पड़ेगा, जेड के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रिवीजन आपका आ चुका है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा। मिस्टर बी पर क्योंकि ये इनका बेटा है, रिलेटिव है, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 के एक क्लॉज के प्रोविजो में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई एसेट या गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिल रहा है तो बेटा उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। और मिस्टर जेड क्योंकि वो एक फ्रेंड है तो हमें देखना पड़ेगा कि गिफ्ट में कौन सी एसेट मिली है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसमें एक 50,000 रुपीज का क्राइटेरिया है, वो सब हमको देखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फॉर द टाइमिंग आप देखिए गिफ्ट विल इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 कहता है मिस्टर ए इज नॉट लायबल टू टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन ऑन गिफ्ट टू मिस्टर बी और मिस्टर जेड। गिफ्ट आप या विल किसी को भी कर सकते हैं, रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो किसी को भी कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मिस्टर ए मिस्टर बी को जो कि उनका रिलेटिव है, बेटा है, मिस्टर जेड को जो कि उनका फ्रेंड है, नॉन रिलेटिव है, किसी को भी गिफ्ट करें उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बी और जेड क्या चार्जेबल हैं, इसके लिए हमने कहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखिए। अब आते हैं हम आगे। मिस्टर ए ने गिफ्ट किया एक हाउस प्रॉपर्टी अपने बेटे को मिस्टर बी को 21 दिसंबर 2005 को। इस दिन इसकी एफएमवी 9 लाख रुपए। याद रखिएगा गिफ्ट की डेट पर जो भी एफएमवी दी जाएगी उसको पूरे कैपिटल गेन के चैप्टर में आपको इग्नोर कर देना है, उसका कोई लेना देना आपके सॉल्यूशन से नहीं होगा। अदर इंफॉर्मेशन आर एस फॉलो। मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी 30 जून 96 को खरीदी थी, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले। लॉ कहता है गिफ्ट और विल के केस में कि जो प्रीवियस ऑनर था उसने जब से प्रॉपर्टी एसेट एक्वायर की थी, पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग ली जाएगी। बट इंडेक्सेशन को लेकर आईसीआई के मॉड्यूल में एक बेटा इशू है, वो ये है कि कहीं पर तो आंसर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो 2005 है ना, इसका इंडेक्सेशन नंबर देखिएगा आप 2005-6 का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सॉल्यूशन किया होगा। और मंजुला जे शाह का मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि जो इंडेक्सेशन किया जाएगा वो भी प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सर हमें क्या करना है एग्जाम में, आपको मंजुला जे शाह का केस अप्लाई करना है, उसको लिख कर आना है, मतलब प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग ही आपको इंडेक्सेशन एग्जाम में भी करना है। इसने इनकर किया है 1 लाख रुपए इंप्रूवमेंट पर 7 नवंबर 99 को। लास्ट रिवीजन क्लास में मैं आपको बता चुका हूं
कि 1 अप्रैल 2001 से पहले जो भी इंप्रूवमेंट किया जाएगा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिस्टर बी ने ये घर 1 मई 2025 को 60 लाख रुपए में बेच दिया, तो मिस्टर बी का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो होगा 30 जून 1996 से 1 मई 2025 तक, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। क्योंकि घर जो है बेटा वो 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर किया गया था, तो लैंड और बिल्डिंग के लिए आप 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन। सेल कंसिडरेशन आप 60 लाख रुपए लेंगे और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे वो जितने में मिस्टर ए ने खरीदा था वो वैल्यू, और 1 अप्रैल 2001 को इस बिल्डिंग की जो वैल्यू है, तो 2 लाख और 4.5 लाख में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हम तो वही वैल्यू लेंगे, कॉमन सेंस कहता है जो वैल्यू अधिक होगी ताकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है। तो 4.5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करना 2025-26 के इंडेक्सेशन नंबर से जो कि 376 है, और डिवाइड करना, तो डिवाइड में यहाँ 2 बातें हैं। आप देखिएगा इंडेक्सेशन करते समय हमने यहाँ 117 लिखा है, ये नंबर है 5-6 का इंडेक्सेशन। आईसीआई के मॉड्यूल में ऐसे लिखा हुआ है। सर अगर हम ऐसे कर दें तो सही है एज पर द आईसीआई मॉड्यूल, बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये गलत है। यहाँ पे 100 आना चाहिए, प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले प्रॉपर्टी दी गई है तो इंडेक्सेशन करते समय आप कभी भी 100 से कम नंबर कोई है भी नहीं ना ले सकते, यानी कि आप 2001-2 का नंबर देंगे। और जे मंजुला शाह का मुंबई हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग करेंगे। विदाउट इंडेक्सेशन में कुछ नहीं करना है, एज इट इज यहाँ 60 लाख लिख देना है, 4.5 लाख एज इट इज लिख देना है, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, जिसको मैं पिछली कुछ क्लासेस में बता चुका हूं। इंडेक्सेशन को लेकर सेकंड प्रोविजो है सेक्शन नंबर 48 की, जिसमें कहा गया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से, डिवाइड करें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से। मल्टीप्लाई करते समय उस ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स लें जिस ईयर में आपने एसेट को ट्रांसफर किया है। इस बात का याद रखें, उस ईयर के इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करें जिस ईयर में आपने एसेट को ट्रांसफर किया है, और डिवाइड हमेशा उस ईयर के इंडेक्सेशन से करें जिसमें आपने एसेट को पहली बार एक्वायर किया था। तो आईसीआई ने ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट एक्वायर्ड बाय एसएससी, इसी का लैंग्वेज का मीनिंग निकालते समय इन्होंने क्या किया, 117 लिया, क्योंकि उसको हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर बी को जो एसेट मिली थी वो 21 दिसंबर 2005 को पहली बार 5-6 में मिली थी, इसलिए उन्होंने यहाँ एसएससी का मतलब मिस्टर बी यानी कि सक्सेसर को निकाला जिसको गिफ्ट मिला था। लॉ कहता है कि यहाँ पे एसएससी का मतलब एसएससी खुद भी है और उसका प्रीवियस ऑनर भी है। लॉ कहता है कि जब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग ले रहे हो, इंडेक्सेशन कॉस्ट प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग ले रहे हो, तो इंडेक्सेशन भी आप प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग करें। तो एसएससी का मतलब यहाँ पे हमने मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी लिया है। मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी 30 जून 96 को ली थी और 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज लेटर 1 अप्रैल 2001 और 2001-2 का जो इंडेक्सेशन नंबर है वो 100 है, इसलिए हमने अपने सॉल्यूशन में यहाँ 100 लिया है। तो इंडेक्सेशन के बारे में सेकंड प्रोविजो है और ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा इन केस ऑफ गिफ्ट और विल एज पर द प्रीवियस ऑनर, ये जे मंजुला शाह कहता है। आईसीआई यहाँ पे प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा, एसएससी के अकॉर्डिंग ले रहा है, जो कि टेक्निकली गलत है। पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा जहां से प्रीवियस ऑनर ने इस एसेट को एक्वायर किया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ऑनर के अकॉर्डिंग ली जाएगी। इंप्रूवमेंट चाहे प्रीवियस ऑनर ने किया हो या एसएससी ने किया हो, दोनों को कंसीडर किया जाएगा, मगर बेनिफिट तभी मिलेगा जब इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ हो। ये एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, हमने जहां पे भी कॉन्सेप्ट कराया है उसके बाद एग्जाम्पल है, हर जगह कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने इस बात का ख्याल रखा है कि बच्चे जब रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट को तो उनको पूरी बात याद नहीं आएगी, इसलिए हमने हर जगह पर कॉन्सेप्ट के नीचे एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा है, ताकि बच्चे वो एग्जाम्पल पढ़ें, सॉल्यूशन पढ़ें और सॉल्यूशन हो सके तो सॉल्व करें, ना कि पढ़ें, रीड ना करें, हर चीज को सॉल्व भी करें। हैंड रिटन नोट्स नहीं भी बना रहे तो कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करें आप। तो क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे क्या होगा, आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नोट्स अपने आप ही खुद बोलने लगेंगे। तो आप नोट्स पढ़ें, एग्जाम्पल पढ़ें, सॉल्यूशन पहले सॉल्व करें, फिर चेक करें, उसको वेरीफाई करें, इसलिए हमने हर जगह एग्जाम्पल रखे। एग्जाम्पल 16 आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। आइए अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 17 करते जाते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसका हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था सेक्शन नंबर 43 सीए, वो पढ़ा था हमने पीजीबीपी में।
ये उसी के जैसा एक सेक्शन है जहां ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दें तो वो कन्वर्जन आपका ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, समझने के लिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा है। अब जैसे यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया, उसके नीचे हमने एग्जांपल लिखा है, मिस्टर ए हैविंग 2 किलोग्राम गोल्ड वर्थ ₹2 करोड़ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 मार्च 2025। मिस्टर ए के पास 2 किलोग्राम सोना है, तो बेटा ये कैपिटल एसेट है, गोल्ड कैपिटल एसेट होती है। 2 करोड़ रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू है 1 मार्च 2025 के दिन। इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। सर इसका क्या मतलब है स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया? मतलब ये कोई बिजनेस स्टार्ट करें, सपोज ज्वेलर का, कि गोल्ड को सेल परचेज करेंगे, तो ये कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गई स्टॉक इन ट्रेड में। लॉ कहता है इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना जाएगा। ये काम किया इन्होंने एज ऑन 1 मार्च 2025। गोल्ड परचेज किया था इन्होंने 1 जनवरी 2005 को 15 लाख रुपए में। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से थी कन्वर्जन से पहले। गोल्ड यहाँ पे 15 लाख रुपए का था, इन्होंने इसको कन्वर्जन किया स्टॉक इन ट्रेड में और उसकी वैल्यू दिखा दी 1 करोड़ 98 लाख रुपीस। गोल्ड को यहाँ से हटा दिया और गोल्ड की जगह इसको दिखा दिया स्टॉक इन ट्रेड। इन्होंने इसको रिवैल्यू करके 198 लाख दिखा दिया। अगर देखें तो बैलेंस शीट में इन्होंने एसेट साइड में 183 लाख का अपवर्ड रिवीजन किया है। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इन्होंने लाइबिलिटी में रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखा दिया 183 लाख। अब मिस्टर ए 1 मई 2025 को, 1 मार्च को ये किया और 1 मई 2025 को इस गोल्ड को 205 लाख रुपए में बेचते हैं। ऐसा वो कर क्यों रहे थे? वो ये चाहते थे कि जब हम 198 की एसेट को 2 करोड़ 5 लाख में बेचेंगे तो नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर पीजीबीपी अट्रैक्ट होगा। और 2 करोड़ 5 लाख में से 198 माइनस करके 7 लाख पीजीबीपी की इनकम मान लेंगे और हम यहाँ पे कैपिटल गेन की टैक्स की चोरी कर लेंगे। लॉ मेकर्स ने एक सेक्शन बनाया जिस सेक्शन का नंबर है 45 सबसेक्शन 2, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करेगा स्टॉक इन ट्रेड में, नंबर 1 वो ट्रांसफर माना जाएगा और उसका कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाएगा वो पूरा प्रोसीजर बताया। उन्होंने कहा कि आपने कन्वर्जन किया था 1 मार्च 2025 को, तो ये डेट आपकी यहां पर ट्रांसफर है। तो आपने जैसे 1 जनवरी 2005 को बाय किया, 1 मार्च 2025 को कन्वर्जन किया, तो यहां से लेकर यहां तक आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है। और इस केस में सेल कंसिडरेशन माना जाएगा कन्वर्जन की डेट पर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, सपोज 2 करोड़ है तो 2 करोड़ माना जाएगा। हाँ, 2 करोड़ के बाद जो इनकम इंक्रीज होगी या वैल्यू इंक्रीज होगी वो पीजीबीपी में जाएगी। तो अगर आप यहां देखो तो हमें कैपिटल गेन और पीजीबीपी की 2 इनकम बतानी है। नंबर 1 तो ये याद रखिएगा उस ईयर का ट्रांसफर माना जाएगा जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है। तो कन्वर्जन हुआ है 1 मार्च 2025 को और मार्च 2025 आता है 24-25 में, ना कि 25-26 में। 24-25 की इनकम है, यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 रहेगा, मगर टैक्स जो देना होगा वो उस वर्ष में देना होगा जिस वर्ष में आपने एसेट को एक्चुअल में सेल किया, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया। तो यहाँ देखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन लिखा है, यहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर 25-26। सर आप तो कह रहे थे 24-25, 24-25 मैंने बोला है ट्रांसफर की का ईयर है, टैक्स उस ईयर में देना है जिस ईयर में आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा। तो मार्च 2025 ट्रांसफर का ईयर है, यानी कि 24-25, और मई 25 में आपने इसको स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया है, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 2025-26 में लगेगा। प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। अब आप देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 जनवरी जब से खरीदा था 2005 से और 1 मार्च 2025 जब आपने कन्वर्जन किया। सेल कंसिडरेशन आपने ले लिया 2 करोड़ रुपए, क्योंकि जो फेयर मार्केट वैल्यू कन्वर्जन की डेट पर उसको सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने खरीदा था, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड का इंडेक्सेशन अब होता नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। इसके बाद आपको बिजनेस इनकम निकालना है, तो कन्वर्जन की डेट पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ थी और जब आपने इस स्टॉक इन ट्रेड को बेचा तो 2 करोड़ 5 लाख रुपए में बेचा। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए है ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है। सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, दिस 5 लाख रुपीज इज योर पीजीबीपी इनकम। तो ये पीजीबीपी इनकम है और ये कैपिटल गेन है, दोनों को हमने जोड़ लेना है। 1 करोड़ 90 लाख आएगा, 1 करोड़ 90 लाख में से जो 5 लाख है इस पर नॉर्मल रेट से टैक्स दिया जाएगा, यानी कि इसमें बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी।
बाकी 1 लाख रुपए पर आप 5% के रेट से टैक्स दे देंगे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 सेक्शन में है, वो 1 करोड़ 85 लाख का, उस पर 12.5% टैक्स, सरचार्ज लगा दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया। आप देखिएगा हर जगह पर बेटा मैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके जरूर दिखाता हूं, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी को ही मेन टारगेट किया जाता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं भी मानता हूं कि आप रिवीजन में सारा लिख के नहीं देख सकते, क्वेश्चन मत लिखिए, एग्जाम्पल आपके पास है, नोट्स आपको दे दिए गए हैं, किसी भी बच्चे ने पीडीएफ मांगी हमने उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, मगर आप उस एग्जाम्पल को पढ़कर उसको कॉपी पे जरूर सॉल्व करिए। बच्चे अक्सर पूछते हैं हम क्या करें रिवीजन में, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करिए, उसको लिखिए मत, एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको करिए। अच्छा, अगर 100 एग्जाम्पल हैं तो आप 20 को फुल फ्लेज करिए पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, बाकी 80 को रफ में करिए, चाहे कैलकुलेटर पे करिए रफ में करिए, मगर करिए सबको, एक एक को करिए, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी उसमें, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो फिर देर नहीं लगेगी। 45 सबसेक्शन 2 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, इसका मतलब यह है कि ये जो आपने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, ये वाला चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 उसको ओवर रूल करता है। ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब कन्वर्जन किया जाए स्टॉक इन ट्रेड में, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में। इफ अ कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सच कन्वर्जन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज एक्चुअली सोल्ड, जिस ईयर में उसको एक्चुअल में बेचा जाएगा, नॉट इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन वाले ईयर में नहीं, जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे। जैसे अभी आपने मई 2025 में बेचा था और वो ईयर था 25-26, इसलिए हमने असेसमेंट ईयर 26-27 लगाया था। सेल कंसिडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। इंडेक्सेशन किया जाएगा एज पर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, वो भी लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। पीरियड ऑफ होल्डिंग है जिस दिन से आपने एक्वायर किया टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन, और पीजीबीपी की इनकम होगी स्टॉक इन ट्रेड की सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। मिस्टर ए ने घर एक्वायर किया 1 मई 2007 को 5 लाख रुपीस का, इन्होंने 3 लाख रुपीस इंप्रूवमेंट पर इनकर किए 2012 में, कन्वर्ट किया इस घर को स्टॉक इन ट्रेड में 25 मार्च 2025 को। तो देखिएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे समाप्त हो जाएगा 24-25 में, मगर टैक्स आपको 24-25 में नहीं देना, उस ईयर में देना है जिस ईयर में आप इस स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे। इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू दी है ना, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई यूज नहीं करना इस वाली फेयर मार्केट वैल्यू का। ये घर आपने नहीं, इसका सॉरी मैं गलत बोल गया बेटा, इस फेयर मार्केट वैल्यू का आपको यूज करना है, ये सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, वो मेरे दिमाग में गिफ्ट वाली बात रही। इस फेयर मार्केट वैल्यू का आपको यूज करना है और इसको आपका कैपिटल एसेट का सेल कंसिडरेशन माना जाएगा जो कन्वर्जन की डेट पर एफएमवी है। ये हाउस आपने बेचा 15 सितंबर 2025 को 24 लाख का, तो ये जो 20 और 24 लाख का अंतर है 4 लाख का, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है, क्योंकि जब आप 24 लाख में बेच रहे हो तो वो स्टॉक इन ट्रेड है और स्टॉक इन ट्रेड से होने वाली इनकम पीजीबीपी की इनकम में आती है। मगर 20 लाख रुपए तक जो गेन है वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम है। उसे कैसे कंप्यूट करेंगे? उसे कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आप पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखेंगे 1 मई 2007 से 25 मार्च 2025 तक, और 2 बार क्वेश्चन करेंगे विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, और सेल कंसिडरेशन 20 लाख रुपए लेंगे, और जो कॉस्ट लेंगे वो लेंगे बेटा 5 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3 लाख लेंगे। इंडेक्सेशन करते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन से ईयर में समाप्त हुई है। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी 25 मार्च 2025 में समाप्त हुई है, यानी कि 24-25 में। भले ही टैक्स आपको 25-26 में देना है, मगर पीरियड ऑफ होल्डिंग याद रखना 24-25 में समाप्त हुई है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बच्चे 376 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करना, आपको 363 से मल्टीप्लाई करना है जो 24-25 का इंडेक्सेशन है। अभी आपने सेकंड प्रोविजन में देखा था, उसमें लिखा हुआ था, मेंशन था कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स उस ईयर का लेंगे जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रांसफर 24-25 में हुआ है। हाँ, टैक्स भले ही आपको 25-26 के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर 26-27 में देना है, मगर ट्रांसफर जो हुआ था वो 24-25 में हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे जो इंडेक्सेशन का नंबर ले रहे हैं वो 24-25 का ले रहे हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन में एक एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिया है 50,000 रुपए का। हम हमेशा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को सेल कंसिडरेशन से माइनस करते हैं, बट यहाँ नहीं करा, इसलिए माइनस नहीं करा क्योंकि यहाँ जब आपने बेचा तो वो कैपिटल एसेट नहीं थी, स्टॉक इन ट्रेड था,
इस 50,000 को माइनस तो करना है, मगर पीजीबीपी की इनकम निकालते समय माइनस करना है, क्योंकि आपने जो कमीशन पे की है वो स्टॉक इन ट्रेड पर पे की है। और इस आंसर को 2 बार करना है। मैंने यहाँ विद इंडेक्सेशन दिखा रखा है। विदाउट इंडेक्सेशन में आपको कुछ खास नहीं करना है। 20 लाख लिखना है, 5 लाख एज इट इज लिखना है और 3 लाख एज इट इज लिखना है, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12 लाख। फर्क क्या पड़ेगा, इस पर टैक्स देते हैं 12.5% से, उस पर टैक्स देंगे 20% से। ठीक है, जिस ऑप्शन में भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आए वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फिर हमने एक और एग्जांपल दिया है, इसको आप पढ़िएगा, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सब समझाया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा और करिएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन में मैं सारे बेटा एग्जांपल टेकअप नहीं कर सकता। आइए, एक आसान सा सेक्शन है 45 सबसेक्शन 3। 45 में जितने भी सबसेक्शन आएंगे वो सारे चार्जिंग सेक्शन कहलाएंगे। 1 को छोड़कर सारे स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन है। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है या पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो उसमें क्या होता है, जब पुराने जो पार्टनर होते हैं वो अपना शेयर रेलिंक्विश करते हैं नए वाले पार्टनर के लिए। आप ये कह लीजिए, नया वाला पार्टनर जब आता है तो कभी कभी वो कैश में पैसा ना लेकर साथ में अपने कैपिटल एसेट ले आता है। फॉर एग्जांपल, आप हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहते हैं। आपने हमसे पूछा पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने कहा भाई 1:1 की रेशियो में पार्टनरशिप करेंगे और आपको इसके लिए 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसने कहा जी 50 लाख रुपए तो नहीं है, फ्लैट है एक या शॉप है 50 लाख रुपए की, मैं आपको दे दूं। हमने कहा दे दो भाई, ऑफिस ओपन कर लेंगे उसमें, मगर फर्म के नाम पे हो जाएगा वो। उसने कहा ठीक है। तो ये जो आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जगह कैपिटल एसेट दे रहे हैं, तो इसको कहा गया है रेलिंक्विशमेंट। आपने रेलिंक्विश कर दिया, गिव अप कर दिया कैपिटल एसेट का, किसके फेवर में, फर्म के फेवर में। इस गिव अप करने को टर्म दिया गया है क्या, ट्रांसफर। यहां लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 पर सबसेक्शन 3 ओवर रूल करता है। क्या ओवर रूल करता है, जब वो एसेट एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को देगा तो उसकी कोई ना कोई फेयर मार्केट वैल्यू जरूर होगी। याद रखना, वो फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन नहीं होगा। सेल कंसिडरेशन वो अमाउंट होगा जो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है उस कैपिटल एसेट का। सपोज आप मेरे पास, जैसे भी मैं एग्जांपल दे रहा था, हम 1:1 में 2 पार्टनर थे, आप भी आ गए, आपने कहा मुझे 1:1 चाहिए। हमने कहा 50 लाख रुपीस का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। आप हमें एक शॉप कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पर दे देते हैं। हो सकता है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 60 लाख हो, 50 लाख हो, 48 लाख हो। हम वो सेल कंसिडरेशन मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स जो वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर वैल्यू रिकॉर्ड की गई है 50 लाख रुपए, तो हम 50 लाख रुपए को ही मानेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर जी हम तो प्लानिंग कर लेंगे। मैंने कहा कैसे, क्या हम वैल्यू कम दिखा देंगे। तो बेटा आपका कैपिटल गेन टैक्स कम करने के चक्कर में, ठीक है, आप ऐसा करेंगे कि 50 लाख की एसेट दे रहे हैं फर्म को और उसे 20 लाख रुपए में दिखा रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग भी तो कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप ऐसा कभी भी बेवकूफ़ी वाला काम ना तो किसी को करवाइएगा, ना पूछिएगा, ना करिएगा। ठीक है, तो वैल्यू जो भी रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में बेटा वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। ये कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपका ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर के पार्टनर के हैंड में। मिस्टर ए के पास एक कैपिटल एसेट है जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है। वो ज्वाइन करना चाहता है मैसर्स XYZ, एक पार्टनरशिप फर्म है। फर्म डिमांड करती है भाई कैपिटल ले आओ, प्रीमियम ले आओ। मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक कैपिटल एसेट मैसर्स XYZ को गिव अप कर देगा, मतलब उनको सरेंडर कर देगा। मिस्टर ए ने परचेज की थी एसेट 21 अगस्त 2007 को, तो 21 अगस्त 2007 से 1 मई 2025 तक पीरियड ऑफ होल्डिंग है। 7 लाख इसकी बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में 22 लाख, जबकि भी 20 लाख है। बेटा सेल कंसिडरेशन 22 लाख लिया जाएगा। आप देखिए हमने सेल कंसिडरेशन 22 लाख लिया है जो रिकॉर्डेड वैल्यू है इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और फिर हमने 7 लाख का इंडेक्सेशन कर दिया, एक बार बिना इंडेक्सेशन के किया है, क्योंकि बिल्डिंग पर कैपिटल गेन 2 तरीके से निकाला जाता है, एक बार विद इंडेक्सेशन और एक बार विदाउट इंडेक्सेशन, प्रोवाइडेड वो बिल्डिंग 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई हो। ठीक है, आप देखिए ये था अभी पार्टनरशिप फर्म में आना। अब पार्टनरशिप फर्म से आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, या पार्टनर की डेथ हो रही है, या पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो इस केस में फर्म जो है ना वो पार्टनर को एसेट देती है। कुछ नहीं करना, जिस वर्ष में फर्म अपने पार्टनर को एसेट ट्रांसफर करेगी
वो ईयर पीरियड, वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग समाप्त होगा और उसी के अकॉर्डिंग इंडेक्सेशन करेंगे। बस यहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन है वो उस एसेट की डिसोल्यूशन की डेट पर, रिटायरमेंट की डेट पर, डेथ की डेट पर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसका कैप सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। जेड रिटायर हो रहा है 1 नवंबर 2025 को एक पार्टनरशिप फर्म से एज पार्टनर। ही रिसीव्ड अ कैपिटल एसेट, इसको कैपिटल एसेट मिली, इस फर्म के पास एक्स लिमिटेड के शेयर थे, वो फर्म ने इसको दे दिए जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख थी। इसकी कैपिटल के बदले में इन्होंने, फर्म ने इसको 20 लाख रुपए दे दिए। फेयर मार्केट वैल्यू जो एक्वायर्ड हुई है शेयर्स की ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2004 वो 6 लाख रुपए। तो 1 जनवरी 2004 को 6 लाख रुपए इसकी क्या है जी, फर्म की एक्वायर, मतलब जितने में इन्होंने शेयर खरीदे थे, जबकि इसकी बुक वैल्यू जो है वो 18 लाख रुपए है 1 नवंबर 2025 को। तो बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, कितने में इनको ये शेयर मिला, ठीक है। एफएमवी कितनी है वो देखना, एफएमवी 20 लाख है तो सेल कंसिडरेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए 20 लाख माना जाएगा और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख। इसका इंडेक्सेशन नहीं करना क्योंकि ये शेयर है, हमने यहाँ लिख दिया इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर शेयर इज नॉट अवेलेबल। ये जो लास्ट दो सेक्शन थे इनकी हमने यहाँ समरी लिखी है। एडमिशन के समय सेक्शन 45(3) लगेगा, रिटायरमेंट पर ये लगेगा। सेल कंसिडरेशन 45(3) में वैल्यू रिकॉर्डेड है बुक्स में और रिटायरमेंट पर फेयर मार्केट वैल्यू है किसकी, कैपिटल एसेट की। एडमिशन के केस में पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होगा और रिटायरमेंट के केस में फर्म के हैंड में अमाउंट टैक्सेबल होगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1A, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। क्या है जी ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कभी कभी क्या होता है, आपकी कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गई है फायर में या किसी एक्सीडेंट में, कंपनी वाले आते हैं आपको उसके बदले में नई एसेट या पैसा दे देते हैं। लॉ कहता है कि ये एसेट का एक्सटिंग्विशमेंट हुआ है और इसको हम ट्रांसफर मानेंगे, और कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होगी तो बेटा उस पर कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होगा। इफ एन एसेट इज डिस्ट्रॉयड और डिस्कार्डेड and assessee receives compensation from insurance company as claim, such compensation received is chargeable to tax under the head capital gain। ठीक है, कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। ठीक है, यहां देखो ट्रांसफर को में इंक्लूड किया गया है किसको, एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब है कम टू एन एंड, जैसे एसेट का डिस्ट्रॉय हो जाना। तो एसेट कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाए और कंपनसेशन आपको मिले तो आपका सेल कंसिडरेशन होगा जो भी कैश या मनी रिसीव हुई है आपको इंश्योरेंस कंपनी से, और अगर कोई एसेट आपको रिसीव हुई है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों रिसीव हुई है तो दोनों का टोटल आपका क्या माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन। टैक्सेबिलिटी उस ईयर में अराइज होगी जिस ईयर में आपको क्लेम का पैसा मिला है। देखिए जरा ये एग्जांपल, मिस्टर अचूक परचेज अ कैपिटल एसेट, सपोज बिल्डिंग परचेज करते हैं 1 सितंबर 2004 को 3 लाख रुपए में, कमीशन दी है परचेज करते समय 10,000 तो वैल्यू हो गई 3,10,000। 6 लाख रुपए इन्होंने इंप्रूवमेंट पर इनकर किए। ही गॉट इंश्योर्ड दिस एसेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, 2010 में इंश्योरेंस कराया था। हैड बीन पेइंग एनुअल प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी 25,000 रुपए पर एनम। बेटा इस 25,000 पर एनम का कोई बेनिफिट कैपिटल गेन में नहीं मिलेगा। दिस एसेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर 11 मार्च, तो देखिए फायर से डिस्ट्रॉय हो गई एसेट 11 मार्च 2025 को 24-25 में, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो यहीं तक रहेगा, बट आपको टैक्स उस ईयर में देना है जिस ईयर में आपको कंपनसेशन का पैसा मिलेगा। कंपनसेशन से 50 लाख मिले 25 जुलाई 2025 को, तो याद रखना पैसा मिला है 25-26 में, प्रीवियस ईयर 25-26 में, टैक्स देना पड़ेगा आपको असेसमेंट ईयर 26-27 में, इसलिए हमने यहाँ 26-27 लिखा है। मगर आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन आपकी एसेट क्या हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, इसलिए हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्विजिशन की डेट से डिस्ट्रक्शन की डेट तक ली है। सेल कंसिडरेशन ले लिया, एक बार इंडेक्सेशन किया और एक बार नहीं किया। इंडेक्सेशन करते समय ध्यान दें हमने 363 लिया है, ऑल दो 25-26 का जो नंबर है वो 376 है, मगर हमने यहाँ 363 लिया है क्योंकि 11 मार्च 2025 जो डेट है वो ईयर 24-25 में आएगी और 24-25 का इंडेक्सेशन 363 है। हम हमेशा इंडेक्सेशन उस ईयर का लेते हैं जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांसफर इसी ईयर में हुआ है, हाँ टैक्स दूसरे ईयर में दिया। तो सर ट्रांसफर का ईयर और टैक्सेबिलिटी का ईयर अलग अलग हो सकता है, हाँ बिल्कुल, कन्वर्जन के केस में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और फिर हमने इंप्रूवमेंट किया है,
इंप्रूवमेंट में इंडेक्सेशन किया और इधर इंडेक्सेशन नहीं किया और फिर हमने कैपिटल गेन निकाल दिया। फिर एक और ये सेक्शन है 45 सबसेक्शन 2A। ये तब लगता है जब आप शेयर्स को या सिक्योरिटीज को थ्रू डीमैट अकाउंट सेल परचेज करते हैं। इफ अ पर्सन सेल्स एंड परचेज शेयर्स थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज देन कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलो। सेक्शन लगेगा 45 सबसेक्शन 2A, एप्लीकेबल होगा वेयर इन्वेस्टमेंट इज डन, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है ना, वहां पर। मतलब अगर आप शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड की तरह खरीदते हैं तो बेटा चैप्टर एप्लीकेबल होगा पीजीबीपी, तब आपके ऊपर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A नहीं लगेगा। 45 2A तभी एप्लीकेबल होगा सिक्योरिटीज पर या शेयर्स पर जब उनको आप होल्ड करें एज इन्वेस्टमेंट। और इसका मतलब ये हो गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर या स्पेकुलेशन बिजनेस पर 45 2A नहीं लगेगा, उस पर पीजीबीपी का चैप्टर एप्लीकेबल होगा। तो जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो एक ही कंपनी के हो सकता है कि पिछले 5 वर्षों में आपने 10 बार शेयर खरीदे हो और फिर उनमें से कुछ शेयर आपने प्रीवियस ईयर में बेच दिए हो। तो ये कैसे पता चलेगा जो आपने शेयर बेचे हैं वो कौन से वाले बेचे हैं? सर इसको पता करने की जरूरत क्या है बेटा? जब तक ये नहीं पता चलेगा आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किस रेट से टैक्स लगाना है, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, ये सब कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए लॉ में सजेस्ट किया गया है कि आप फीफो मेथड अप्लाई करिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों फीफो बेसिस पर लिए जाएंगे और इनकम जो सेल ऑफ शेयर से होगी वो बेनिफिशियल ऑनर के एंड में टैक्सेबल होगी। बेनिफिशियल ऑनर शेयर होल्डर को बोलते हैं। रजिस्टर्ड ऑनर और शेयर होल्डर दोनों सेम नहीं है, डिपोजिटरी और शेयर होल्डर सेम नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड ऑनर और डिपोजिटरी एक ही को कहते हैं और वो दो डिपोजिटरी अपने देश में CDSL और NSDL, मगर टैक्सेबिलिटी डिपोजिटरी के एंड में या रजिस्टर्ड ऑनर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होता। ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है बेनिफिशियल ऑनर यानी कि शेयर होल्डर के हैंड में। अब देखिए हमने यहाँ एक एग्जांपल में डीमैट अकाउंट बना के दिया है। ऑल्दो डीमैट अकाउंट ऐसा नहीं होता, आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया हमने। यहाँ देखिए, यहाँ पर सेल लिखा है, यहाँ पर बाय लिखा है। क्रेडिट में हमने 1 अप्रैल 2008 को 1000 शेयर आर लिमिटेड के इस रेट पर परचेज किए, फिर 15 जून को 1000 शेयर और परचेज किए, फिर 21 सितंबर को 500 शेयर परचेज किए। सारे शेयर हमने अलग अलग डेट पर और अलग अलग रेट पर। 21 दिसंबर को हमने टी लिमिटेड के शेयर बाय किए, 31 जनवरी 2021 को आर लिमिटेड के। हमने आर लिमिटेड के 1000, 2000, 500 और 500 टोटल 3000 शेयर बाय किए अलग अलग डेट पर पिछले कुछ सालों में। और फिर आर लिमिटेड के शेयर हमने प्रीवियस ईयर में 700 रुपए का एक शेयर बेच दिया और सारे शेयर नहीं बेचे, 2200 बेचे। तो हम मानेंगे 2200 में से 1000 तो ये वाले हैं, इस 2200 में से 1000 ये वाले हैं, एक और एक कितने हो गए, और बाकी जो बचे 200 वो इसमें से है, ताकि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल सके। और हमने यहाँ शेयर एज्यूम किए कि सारे शेयर कौन से शेयर हैं? प्रेफरेंस शेयर। वो उसकी वजह बताऊंगा क्या वजह है मैंने प्रेफरेंस शेयर क्यों एज्यूम किया है। तो 1000 शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग, 1000 शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग और 200 शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग। सारी एसेट लॉन्ग टर्म है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिस्टेड शेयर है और लिस्टेड शेयर में 12 महीने का हम पीरियड लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन हो गया 700 रुपए के हिसाब से 700 इंटू 1000, 700 इंटू 1000 और 700 इंटू 200। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया जितने में आपने खरीदा था, 1,10,000 और 2 लाख। बट यहाँ पे 1,25 नहीं लेंगे क्योंकि 1,25 वैल्यू 500 शेयर की, इसमें से हमने कितने शेयर बेचे? 200 शेयर 250 के हिसाब से कितने के होंगे? 50,000 के। ये आपका कैपिटल गेन आ गया, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11,80,000 आ गया। इस पर सेक्शन नंबर 112 के अकॉर्डिंग आप टैक्स देंगे। ये हमने कुछ JFK वगैरह समझाए, तो जिन बच्चों के पास ये नोट जाएं आप इन JFK को इग्नोर कर देना बेटा, इनको रिपीट करने का भी यहाँ पे समय नहीं है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल गेन के टैक्स रेट, क्योंकि हमने बेसिक के रिवीजन में भी इसको ज्यादा नहीं बताया था। हमने आप लोगों को ये बताया कि था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो सेक्शन 112 में और 112A में लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो 111A में और अदर देन 111A पे लगता है। अब मैं आपको कैपिटल गेन के टैक्स रेट बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 22 में। क्या है ये कैपिटल गेन के टैक्स रेट? एक मिनट रुकिए बेटा, आ जाइए। यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इफ कैपिटल गेन अराइजेस,
ऑन ट्रांसफर ऑफ, मेरे साथ पढ़िएगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं। और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के वो म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं जब म्यूचुअल फंड का 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा हो, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं या डेट ओरिएंटेड फंड्स है। तो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करते समय आप उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे करते हैं ट्रांसफर पर, तो याद रखना शॉर्ट टर्म में सेक्शन 111 ए लगेगा इन तीन एसेट्स पर, और लॉन्ग टर्म पर इन तीन एसेट्स पर सेक्शन नंबर 112 ए लगेगा। शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स देना है, बस 12.5% टैक्स देना है। ओके हो गई बात। लॉन्ग टर्म जब सेक्शन 112 ए लगेगा तो एग्जेम्पशन मिलेगी आपको 1,25,000 रुपए पर एनम की। याद रखना ये 112 ए में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जेम्पशन मिलती है, सिर्फ 112 ए में। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में है, 112 ए नहीं है, 112 है बस, तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और ये एग्जेम्पशन कहां मिलती है, इसको ध्यान से देखने के लिए आप बेसिक की क्लास को जरूर देखिएगा। फिर यहां देखिए तीन एसेट्स फिर से देखिए, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। इन तीनों पर क्या पे किया गया हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया हो। इन तीनों पर क्या पे किया गया हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया हो। तो देखिए यहां लिखा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया हो ट्रांसफर पर, यहां लिखा है सेल पर पे किया गया हो। किसके सेल पर, इक्विटी फंड्स के यूनिट्स पर और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स पर। मगर यहां लिखा है कि सेल और परचेज। अगर इक्विटी शेयर्स की बात आप कर रहे हो तो इक्विटी शेयर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अंडर सेक्शन 112 ए में तभी कवर होगा। देखो यहां 112 ए लिखा है, तो कॉमन सेंस आपकी भी होनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में इक्विटी शेयर पर तभी आएगा जब सेल पर और परचेज पर दोनों पर एसटीटी पे किया हो। अगर मान लीजिए सेल पर किया, परचेज पर नहीं किया, तो फिर इसका इक्विटी शेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में नहीं आएगा, 112 में आएगा। कहां आएगा, 112 में, यहां पे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह 112 में, ये जो मैंने बता रखा है यहां आएगा बेटा, फिर उधर नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है इस कॉन्सेप्ट को सब लोगों को। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, इक्विटी शेयर्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि यहां लिखा है 111 ए, तो अगर आपने सेल करते समय ही एसटीटी पे किया है तो चलेगा। मतलब इक्विटी शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में तभी आएगा जब सेल और परचेज दोनों पर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे किया हो। मगर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 111 ए में आ जाएगा अगर आपने सिर्फ सेल पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। तो कुल मिलाकर 112 ए में और 111 ए में ये तीन एसेट्स आती हैं, साथ में एसटीटी वाली कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और चीज आती है 111 ए में और 112 ए में, वो है ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा में, ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं, ठीक है, हमारे देश में भी बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शन जो है वो फॉरेन करेंसी में होती है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो रही है रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर, जो लोकेटेड है कहां पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो चाहे आपने एसटीटी पे किया हो या ना किया हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन 111 ए और 112 ए में आएंगे। ओके, ये वाला जो टॉपिक है अभी इंटरमीडिएट लेवल पर, ये आउट ऑफ करिकुलम है, कोर्स में नहीं है, भले ही मॉड्यूल में लिखा हुआ है, बट इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप
इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बस ये 3 पॉइंट याद रखिए। इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के यूनिट और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स पर अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है सेल करते समय, जिसमें से इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेल और परचेज दोनों समय टैक्स पे किया गया हो, तो शॉर्ट टर्म पर 111A, लॉन्ग टर्म पर 112A, शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स और लॉन्ग टर्म पर 12.5%, और 12.5% टैक्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म पर 1,25,000 की आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगी। एक और पॉइंट है जो यहां मुझे बता देना चाहिए, वो रिबेट से रिलेटेड है। रिबेट 87A, जब भी आप डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स पे कर रहे हो तो रिबेट जो 60,000 रुपए के टैक्स की मिलती है, ओरिजिनली लॉ में लिखा हुआ है कि वो 112A के अगेंस्ट नहीं मिलती, मगर आईसीआई ने कैपिटल गेन के चैप्टर में ये उसका मीनिंग निकाला है, आप कोई भी स्पेशल रेट से टैक्स पे करिए, चाहे 111A में पे करिए, 112A में पे करिए या 112 में पे करिए, मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला हो या लॉटरी इनकम हो, उसके अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी 111A और 112A समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट है टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट्स। पता ही अदर एसेट्स कौन सी हैं? ऑल, सारी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट वो 4 एसेट जो भी आप लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़कर आए हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, यूनिट्स ऑफ, वो भी तब जब इनके सेल परचेज पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो, और ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी लोकेटेड एट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ये वो 4 एसेट्स हैं जो 112A में और 111A में कवर हैं, उनको छोड़कर बाकी सब जगह पर लॉन्ग टर्म पर 112 लगता है और शॉर्ट टर्म पर स्लैब रेट लगता है। सीधा बता रहा हूं मैं, क्या लगता है? स्लैब रेट। उसको मैं बार बार बोलता रहता हूं अदर देन 111A। फिर भी मैंने यहां अदर एसेट्स के कुछ एग्जांपल लिखे, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, और वो भी हो सकते हैं जैसे कोई इक्विटी शेयर हो, उस पर आपने सेल परचेज पर कोई चिट्ठी पे ना किया हो, तो वो भी अदर देन, वो भी 112 में आएगा, 112A में नहीं आएगा। देखिए टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन ऑन, यहां वर्ड देखिएगा ऑल अदर एसेट्स। मैं चाहूंगा नोट्स को आप बहुत डिटेल में स्टडी करें, नोट्स के बाद बेटा एग्जाम्पल है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ें, फिर आप आईसीआई के मॉड्यूल पे जाएं। ठीक है, बाकी हमने टेस्ट यहाँ पे रखा है, फिर से बता रहा हूं ताकि कुछ लोगों को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिले। हम आपके साथ एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे, जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं स्टडी करते, हमें नहीं जानते, उनको एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे। उनको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है और वो दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो हम उनको एक स्लॉट देंगे, उस स्लॉट में वो टेस्ट दें, उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा ऑनलाइन, 49 रुपीज़ उनके लगेंगे, टेस्ट वो सबमिट करेंगे, हैंड टू हैंड उनको चेक होके मिल जाएगा, वो AI बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, वो चेक होके उनको मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा पूरा, और चेक होके मिल जाएगा हैंड टू हैंड। जो लोग फेस टू फेस यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ आकर प्रॉपरली टेस्ट देना चाहते हैं, जो होता है टेस्ट जिसके तरीके से, तो वो यहाँ आके भी टेस्ट दे सकते हैं। उसके चार्जेस 149 रुपीज़ है पर टेस्ट, पर स्टूडेंट 149। ठीक है, वो इस तरीके से टेस्ट है बेटा। बाकी जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आइए बेटा, ऑल अदर एसेट्स टैक्स ऑन कैपिटल गेन, ऑल अदर एसेट्स। देखिए कैपिटल गेन तो 2 ही तरह का होगा, या तो शॉर्ट टर्म, या मैं पहले शॉर्ट टर्म की बात करता हूं। ये वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 111A में कवर नहीं हो रहा। याद रखना, जो 111A में कवर नहीं होगा उस पर आप हमेशा किस रेट से टैक्स देंगे? नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट में अगर आप इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो स्लैब रेट से देंगे, और स्लैब रेट में भी कौन से स्लैब रेट? डिफॉल्ट से भी दे सकते हैं, और अगर ऑप्शनल से देंगे तो चैप्टर 6A की जो डिडक्शन है ATC से ATU तक वो आपको मिलेंगी, प्रोवाइडेड असेसी टैक्स पे करे कौन सी स्कीम में? फर्म और कंपनी अगर टैक्स पे करेंगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अदर देन 111A, तो किस रेट से टैक्स पे करेगी? फ्लैट रेट से। हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो 112A में कवर नहीं हुआ। सबसे पहले याद रखिएगा उस पर 1,25,000 रुपए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, और इस कैपिटल गेन पर भी 12.5% के रेट से टैक्स देना है।
इन केस ऑफ रेसिडेंट, अगर इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और कैपिटल गेन ट्रांसफर पर हुआ है लैंड पर, बिल्डिंग पर और दोनों पर, जिसमें आपने लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर किया था बिफोर 23 जुलाई 2024, तो टैक्स कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। विद इंडेक्सेशन 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, जो कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल में मेरे साथ देख चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सब पर 12.5% टैक्स है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही 1,25,000 की कोई एग्जामेशन मिलेगी। और अगर आप डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स पे कर रहे हैं बाकी की इनकम पर, तो रिबेट भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट नहीं मिलेगी। सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो हम नॉर्मल स्कीम से टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अगेंस्ट रिबेट ले सकते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मगर फिर रिबेट जो मिलती है वो 25,000 रुपए की मिलती है। सॉरी, हाँ 25,000 की मिलती है। 7 लाख रुपए तक, मुझे याद करने दीजिए, 12,500 रुपए की मिलती है। कितने की मिलती है? 12,500 की, माई मिस्टेक। वो 5 लाख रुपए तक इनकम अगर आपकी होगी तो 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलती है, अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से सीख के जाइएगा। अब जितना भी मैंने बताया था उसकी समरी बता रहा हूँ। टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन, मैंने यहाँ पर्टिकुलर लिखा है, यहाँ लिखा है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यहाँ लिखा है यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी एट IFSC, फिर यहाँ लिखा है अदर कैपिटल एसेट और यहाँ लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ एक्वायर्ड अप टू 22 जुलाई 2024। जरा ध्यान से देखिएगा। लिस्टेड इक्विटी शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% के रेट से 112A में टैक्स देना है अगर STT पे किया हो, सेल पर भी और परचेज पर भी, साथ में 1,25,000 की क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। इक्विटी फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट पर 12.5% के रेट से 112A में टैक्स देना है अगर STT आपने सिर्फ किस पर पे किया हो? सेल पर, एग्जेम्पशन मिलेगी। फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन 12.5% से टैक्स देना है 112A में, चाहे STT पे किया हो या नहीं किया हो, एग्जेम्पशन मिलेगी। अदर कैपिटल एसेट जितनी भी हैं उन सब पर 12.5% के रेट से टैक्स देना और वो भी सेक्शन नंबर 112 में। कोई STT की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना कोई एग्जेम्पशन मिलेगी। लैंड एंड बिल्डिंग पर 112 में टैक्स देना है 12.5% के रेट से, इंडेक्सेशन के बिना और 20% के इंडेक्सेशन के साथ, जिसमें भी आपको ज्यादा बेनिफिट हो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करना। अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। लिस्टेड इक्विटी शेयर 20% के रेट से टैक्स देना है 111A में और सेल पर आपने क्या पे किया हो? STT। 1,25,000 की कोई एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। इक्विटी फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट पर भी 20% के रेट से टैक्स देना है STT पे किया हो, सेल पर। IFSC पर भी 20% के रेट से टैक्स देना है 111A में, STT चाहे पे किया हो या। और जो अदर कैपिटल एसेट्स हैं जिसको हम अदर देन 111A कहते हैं, इन पर टैक्स देना है एज पर नॉर्मल रेट, जो कि स्लैब रेट या फ्लैट रेट हो सकता है, ठीक है। और सर लैंड एंड बिल्डिंग पर, उस पर भी टैक्स देना है एज पर नॉर्मल रेट। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। बात आती है डिडक्शन जो ATC से ATU तक है, 112A, 112, 111A, ठीक है, इनके किसी के भी अगेंस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, जो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो और अदर देन 111A हो, जिस पर आप नॉर्मल स्लैब रेट या फ्लैट रेट से टैक्स दे रहे हैं, तो आप उसमें डिडक्शन ले सकते हैं, बशर्ते कि आप डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स ना दे रहे हो। बेसिक एग्जेम्पशन या शॉर्टफॉल बेसिक एग्जेम्पशन, जो कि 4 लाख डिफॉल्ट स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन है और ऑप्शनल में नॉर्मल में 2.5 लाख है, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, मगर शर्त यह है कि एसएससी क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। इसमें ये एसएससी रेसिडेंट हो ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके टैक्स को डिफिकल्ट बनाते हैं, जिनको याद रखेगा बेटा वो जीत जाएगा। सारा खेल है बेटा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, बार बार रिवाइज करने पर। एग्जाम तक 4-5 बार नोट्स पढ़ें आप। नोट्स का मतलब है जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो इधर उधर कहीं पे भी आपका ध्यान ना हो, मोबाइल देखना छोड़ दें, मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ें बेटा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हमने, कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A में, शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111 और चिल्ड्रन ट्यूशन फी। सबसे पहले इसमें 1,25,000 की एग्जाम्शन मिलेगी,
याद रखना वो 1,25,000 तब माइनस नहीं करने जब आप टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हो। यहाँ देखिए हम यहाँ पे टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं डिफॉल्ट से, और तो हम क्या करते हैं नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, उसमें हमने याद कर लिया कि 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी। बेटा वो एग्जेम्पशन टोटल इनकम कंप्यूट करते समय मत लेना, यहाँ पे पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सब ले लिया हमने, जीटीआई आ गया, डिडक्शन माइनस कर रहे हैं ऑप्शनल स्कीम में। तो अदर देन 111A आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था, 1.5 लाख, आपको इसके अगेंस्ट डिडक्शन मिल जाएगी, अभी हमने नोट्स में भी देखा है। टोटल इनकम आ गई, अब इस पे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। इस 9.5 लाख रुपए में ये जो 3 लाख रुपए है इसमें से 1,25,000 की एग्जेम्पशन लेंगे, बाकी पे 12.5% टैक्स, इस 4 लाख पे 12.5% टैक्स, इस 1 लाख पे 20% टैक्स। मगर टैक्स लगाने से पहले बेसिक एग्जेम्पशन भी लेना, ठीक है। तो बेसिक एग्जेम्पशन कितने की है, 4 लाख की, तो वो 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन सबसे पहले 1.5 लाख से लेना है, इस वाले 1.5 लाख से जो अदर देन 111A है, इसलिए हमने 1.5 लाख पे टैक्स नहीं लगाया। फिर जो बाकी की बेसिक एग्जेम्पशन बची वो आप 1, 2, 3 किसी में से भी ले सकते हैं, मगर हमारा सजेशन है 111A के अगेंस्ट लीजिए, क्योंकि इस पर 20% टैक्स लगता है और इन दोनों पर 12.5%, तो ज़्यादा फायदा होगा कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट बेसिक एग्जेम्पशन लें। तो 1.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन यहाँ मिल गई, इस 1 लाख में से ये 1 लाख माइनस किया, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब है बेटा जो 4 लाख की आपकी बेसिक एग्जेम्पशन थी उसमें से 1.5 लाख की आपको मिल गई थी, 2.5 लाख की नहीं मिली, तो 2.5 लाख में से 1 लाख और ले लिया, तो इसका भी टैक्स कितना बना, नील। अब कितने की बेसिक एग्जेम्पशन बची, 1,50,000 की। तो 4 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112 में, उसके अगेंस्ट हमने ले ली बची हुई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। तो 1.5 लाख की एग्जेम्पशन यहाँ मिल गई, 1 लाख की यहाँ मिल गई, 1.5 लाख की यहाँ मिल गई, पूरे 4 लाख हो गए। बाकी पे 12.5% की रेट से टैक्स दे दिया। अब 112A जो है इसमें जो 1,25,000 की एग्जेम्पशन है ये बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है, ये एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 112A है, ये निकाल दिया। अब आती है बात रिबेट की, क्योंकि इनकम आपकी 12 लाख रुपए से कम थी और 12 लाख से कम पर रिबेट मिलती है, तो हम यहाँ पे रिबेट माइनस करते, ठीक है। हम यहाँ पे रिबेट लेते, एक तो इस टैक्स के अगेंस्ट रिबेट लेते, 112A के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलती मगर इसके अगेंस्ट रिबेट मिलती है, हमने यहाँ रिबेट ले रहे थे मगर आईसीआई ने इसको अमेंडमेंट की तरह लिया है और ये कहा है कि 87A की रिबेट जब भी आप डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स निकाल रहे हो तो रिबेट किसी भी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए हमने यहाँ से रिबेट को हटाया और इस नोट को यहाँ लिखा है, रिबेट अंडर 87A इज नॉट अवेलेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉटरी इनकम, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग इफ असेसी ऑप्ट्स डिफॉल्ट स्कीम। जब यही आप टैक्स निकालेंगे किससे, ऑप्शनल से, और अगर रिबेट ले सकते हैं तो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पे रिबेट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा है। ऑप्शनल स्कीम में रिबेट तभी मिलती है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक हो। ये हो गई जी एक बात। अब फिर से आते हैं, अच्छा मैंने आपको बताया भी होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा। 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक शेयर्स पर और एक प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो यहां पर एक सेक्शन हम आपको शेयर्स के लिए बताने जा रहे हैं, 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज AC। ये एक स्पेशल केस है, किसके लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स के केस में जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज AC लगाएंगे। ऐसा लॉ बनाने के पीछे क्या लॉजिक है बेटा वो मैं रिवीजन में नहीं बता सकता, वो एक लंबी चौड़ी बात है, आधा घंटा 40 मिनट ले जाता है, मैं सीधा लॉ बता रहा हूं। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑब्लिक यूनिट्स, इफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स एक्वायर्ड बाय एसएससी अप टू 31 जनवरी 2018 इस डेट तक एक्वायर किए हों तभी बेटा ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। यानी कि 31 जनवरी 2018 तक अगर आपने इक्विटी शेयर या यूनिट में से कुछ भी एक्वायर किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है सीधा सीधा वो नहीं लेंगे, वो ऐसे निकलेगी। ओरिजिनल शेयर का परचेज प्राइस लेंगे नंबर 1, और नंबर 2 में 2 पॉइंट है ए और बी। 31 जनवरी 2018 को शेयर की या यूनिट्स की क्या फेयर मार्केट वैल्यू है
और जिस दिन आपने बेचा उसका सेल प्राइस क्या है, इन दोनों में जो लोअर होगा वो लेंगे, और फिर इसके लोअर में और ओरिजिनल शेयर्स के प्राइस में दोनों में जो हायर होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ये लॉ सिर्फ इक्विटी शेयर्स पर और यूनिट्स पे लगेगा जब आपने वो इक्विटी शेयर या यूनिट 31 जनवरी 2018 या उससे पहले एक्वायर किए हो। 1 नवंबर 2016 को आपने इक्विटी शेयर बाय किए थे 100, 1500 का एक। 1 नवंबर 2025 को आपने 100 इक्विटी शेयर बेच दिए ये वाले, और एक शेयर 4000 का बेचा है और इस पर एसटीटी पे किया है 0.025%। याद रखना कभी भी आप शेयर या यूनिट्स एज ए स्टॉक इन एज ए कैपिटल एसेट बेचते हैं और उससे होने वाली इनकम आपकी कैपिटल गेन में आती है, तो कभी भी आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को अपने कैपिटल गेन की इनकम से माइनस नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट सिर्फ पीजीबीपी में मिल सकता है, वो भी तब जब आप शेयर को स्टॉक इन ट्रेड की तरह सेल परचेज करें। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को इसकी 2200 रुपए है। तो सबसे पहले तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 नवंबर 2016 से 1 नवंबर 2025 तक लॉन्ग टर्म है। सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 4000 इंटू 100, 4 लाख। बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, तो सबसे पहले ये देखो आपने परचेज कितने में किया था। तो परचेज किया था आपने 1500 रुपए में, ये तो हो गया परचेज प्राइस, ये जो यहाँ लिखा था ये 1500 तो ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एफएमवी देखो 31 जनवरी को कितने की है, 2200 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2200। बेचा कितने में, 4000 में। 4000 और 2200 लोअर क्या है, 2200। 2200 और 1500 हायर क्या है, 2200। तो 2200 आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। परचेज प्राइस 1500, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18 को 2200, सेल प्राइस 4000, इन दोनों में लोअर है 2200, 2200 और परचेज प्राइस में हायर है 2200। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम माइनस कर देंगे, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। इंडेक्सेशन होता ही नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के किसी का भी। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड। हम एज्यूम कर रहे हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो पे किया गया है वो सेल पर और एक्विजिशन पर दोनों पर किया गया है, इसलिए हम सेक्शन 112A लगा रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल गेन कितना आया है, 1,80,000। इस 1,80 में से 1,25 की हमने एग्जेम्पशन ले ली, बाकी पे हमने 12.5% टैक्स दे दिया। ठीक है, अब आते हैं जी इंपॉर्टेंट नोट पर। इस सेक्शन के अंदर एक जगह वर्ड यूज हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी 31 जनवरी 2018 की। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है 31 जनवरी 2018 की, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लॉ कहता है कि इफ एसेट्स यानी कि इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर 31 जनवरी 2018 की डेट पर, और वो एसेट ट्रेड किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज पर उस डेट पर, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे हम हाईएस्ट प्राइस ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज पर, जिस रेट पर सबसे ज्यादा रेट पर वो बेचा गया है वो रेट हम उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। और अगर वो ट्रेड नहीं हो रहा था उस दिन, तो फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे हाईएस्ट प्राइस ऑन अ डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 जनवरी। सपोज करिए जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में वो 100 शेयर उसने बेचे थे, फेयर मार्केट वैल्यू 2200 रुपए ली, तो 2200 31 जनवरी 2018 को जब वो शेयर ट्रेड हो रहा होगा तो उसका हाईएस्ट प्राइस लिया होगा। मान लीजिए 31 जनवरी 2018 को किसी वजह से वो ट्रेड नहीं हो रहा था, तो आप 30 जनवरी 2018 की वैल्यू ले लीजिए, 29 जनवरी की ले लीजिए, 28 जनवरी की, उससे पहली डेट की वैल्यू लेंगे। इफ सच एसेट इज नॉट लिस्टेड, अगर वो एसेट लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, तो यूनिट के केस में जो यूनिट्स की म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की जो नेट एसेट्स वैल्यू 31 जनवरी 2018 को वो लेंगे एज एफएमवी। और अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो हम लेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो 2017-18 का नंबर है, और डिवाइड करेंगे उस इन्फ्लेशन इंडेक्स के नंबर से जिस ईयर में आपने एसेट को एक्वायर किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मल्टीप्लाई करके फेयर मार्केट वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे बेटा आपको एक खिचड़ी सी पकी हुई दिखाई दे रही होगी जीएफके के नाम पर। बेटा यहाँ हमने समझाने की कोशिश की थी क्लासरूम में कि 1,25,000 का बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप ना देखें बेटा ये क्या है। इसके बाद आइए 45 सबसेक्शन 5। ये सेक्शन जो है बेटा ये है आपका लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है जी, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है ये सेक्शन।
कंपलसरी एक्विजिशन। क्या है जी? कंपलसरी। देखिए अगर आपकी कोई लैंड बिल्डिंग है, कोई भी कैपिटल एसेट है और उसे गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो उस कंपलसरी एक्विजिशन को लॉ में ट्रांसफर माना गया है। लॉ कहता है कि वो ट्रांसफर है और जो कंपनसेशन आपको पहली बार रिसीव होगी वो कंपनसेशन आपके लिए टैक्सेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 5। इस सेक्शन को और भी बहुत सारे चैप्टर में बार बार रेफर किया गया है। इस सेक्शन को टीडीएस के चैप्टर में, पीजीबीपी के चैप्टर में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कई जगह इसका रेफरेंस आया है। तो क्या कहता है ये लॉ? कहता है इफ अ प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, कैपिटल गेन अराइजेस ऑन एक्विजिशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज फर्स्ट रिसीव बाय एसएससी। मान लीजिए 1 करोड़ की कंपनसेशन और 10 लाख रुपए आपको मिले, तो पूरा 1 करोड़ सेल कंसिडरेशन लेकर आप टैक्स निकाल दीजिए, पूरे अमाउंट पर टैक्स दीजिए। हाँ, बाद में जब 90 लाख मिलेंगे तो दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने लिखा है इफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन पार्ट स्टिल फुल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन फर्स्ट ईयर ऑफ रिसीव्ड एज पर। मगर ये फाइनल ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए एक इंटरिम ऑर्डर आया और कह दिया 10 लाख रुपए दे दो इसको, तो उसके हिसाब से पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, हमने लिखवा दिया अलग से। तो एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47 क्या कहता है? ट्रांसफर में इंक्लूड होगा कंपलसरी एक्विजिशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट की एक्विजिशन की डेट से जिस दिन कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है वहां तक लेंगे, मगर बेटा टैक्स तब देना है जिस ईयर में आपको पैसा मिलेगा। यानी कि यहां पर भी ट्रांसफर का ईयर और टैक्सेबिलिटी का ईयर अलग अलग हो सकता है। जैसे देखिए मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 मई 2012 को 10 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए इन्होंने इंप्रूवमेंट पर खर्च किए 15-16 में। इनकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। कौन सी डेट पर? 27 मार्च 2025 को। और कंपनसेशन इज सेट बाय अथॉरिटी। कितना कंपनसेशन सेट किया अथॉरिटी ने? 35 लाख रुपए। ही रिसीव कंपनसेशन 5 लाख रुपए एज पर फाइनल ऑर्डर। ये फाइनल ऑर्डर का क्या मतलब है? इस पैसे को रिसीव तभी माना जाएगा जब ये फाइनल ऑर्डर पर हुआ हो। कभी कभी क्या होता है, केस चलता रहता है और आपका कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया तो कोर्ट जिसका प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उसको कहता है कि भाई ये रहेगा कहाँ, तो इसको कुछ पैसा दे दो ताकि ये कुछ अरेंजमेंट कर सके, बाकी फाइनल ऑर्डर पे देखते हैं। तो इंटरिम ऑर्डर पे जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है, फाइनल ऑर्डर पे जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। 1 जनवरी 2026 को इसको पैसा मिला और बैलेंस कंपनसेशन इसको 1 मई 2026 को मिली। तो याद रखना इसका ये पूरा 35 लाख रुपया 25-26 में टैक्सेबल होगा। ऑल दो इसको मात्र कितने रुपए मिले? 5 लाख रुपए। पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 मई 2012 से 27 मार्च 2025 तक। अगर आप ट्रांसफर का ईयर देखें तो 24-25 है, मगर टैक्सेबिलिटी का ईयर 25-26 है। दूसरी गलती यहाँ ये होती है कि बच्चे सेल कंसिडरेशन 5 लाख ले लेते हैं, पार्ट पैसा मिला है, मगर आप लेंगे फुल अमाउंट। 2 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा लैंड एंड बिल्डिंग है। इंडेक्सेशन किया हमने कितने पर? 10 लाख रुपए पर। मल्टीप्लाई में ध्यान से देखें 363 लिया है, 376 नहीं लिया। जबकि टैक्स निकाल रहे हैं आप 25-26 में, 25-26 में तो 376 लेना चाहिए। तो इंडेक्सेशन के लिए टैक्सेबिलिटी वाला ईयर नहीं देखते बेटा, ट्रांसफर वाला ईयर देखते हैं। सेम आपने कन्वर्जन में किया था, सेम इंश्योरेंस क्लेम में किया था, सेम यहाँ पर है। और आपने कैपिटल गेन निकाल दिया, एक बार इंडेक्सेशन के साथ, एक बार विदाउट इंडेक्सेशन। फिर इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आप खुद निकालना। यहाँ पे भी आप 4 लाख की एग्जम्पशन ले लेना, यहाँ पे भी 4 लाख की, ये मानते हुए कि इसकी कोई और इनकम नहीं है। इस पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा और इस पर 12.5%। फिर आता है अच्छा, जो पहली बार कोर्ट ने या अथॉरिटी ने डिसाइड किया कंपनसेशन, वो आपका ओरिजिनल कंपनसेशन कहलाता है। फिर हम कभी कभी क्या होता है, कंपनसेशन से एग्री ना करके कोर्ट में अपील करते हैं कि जो कंपनसेशन हमको मिला है वो हमें पर्याप्त नहीं मिला है, सफिशिएंट नहीं मिला है, और कोर्ट या अथॉरिटी कंपनसेशन को बाद में इंक्रीज कर देती है, तो उसको हम कहते हैं बेटा एनहांस कंपनसेशन। याद रखना एनहांस कंपनसेशन में जब जितना पैसा मिलेगा तब उतना पैसा टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल एनहांस कर दिया कंपनसेशन गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपया और 20 में से आपको मात्र 5 लाख मिला, तो इस केस में पूरा 20 लाख टैक्सेबल नहीं होगा।
इस केस में उतना पैसा टैक्सेबल होगा जितना मिला है, जबकि ओरिजिनल कंपनसेशन में अगर 20 में से 5 मिला है तो पूरा 20 टैक्सेबल है। एनहांस कंपनसेशन में अपोजिट है। तो यहाँ लिखा है इफ कंपनसेशन इज एनहांस यानी कि इंक्रीज ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट देन कंपनसेशन इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ रिसीट। और यहाँ लिखा है जितना रिसीव उतना टैक्सेबल। याद रखना एनहांस कंपनसेशन में जो कैपिटल गेन का नेचर होता है वो वही माना जाता है जो ओरिजिनल कंपनसेशन का नेचर है। अगर ओरिजिनल कंपनसेशन पर होने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो इसमें भी लॉन्ग टर्म है, उसमें शॉर्ट टर्म है तो इसमें भी शॉर्ट टर्म है, उसमें आपने इंडेक्सेशन किया था तो इसमें भी माना जाएगा कि इंडेक्सेशन हुआ है, उसमें अगर इंडेक्सेशन नहीं हुआ था तो इसमें माना जाएगा इंडेक्सेशन। इन केस ऑफ एनहांस कंपनसेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी नील। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों क्या होंगे? नील होंगे इन केस ऑफ एनहांस कंपनसेशन, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको पहले ही ओरिजिनल कंपनसेशन में मिल चुका है। कैपिटल गेन का जो नेचर होगा एनहांस कंपनसेशन का वो नेचर वही माना जाएगा जो ओरिजिनल कंपनसेशन का नेचर था। हाँ, एनहांस कंपनसेशन में से आपने कोई लिटिगेशन एक्सपेंस, लॉयर को कोई फीस है ना, ऐसा कोई खर्चा किया है तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। यहां देखिएगा बेटा एग्जांपल नंबर 27। Suppose in example number 26, Mr. A filed an appeal in court in order to enhance compensation on 21 मई 2026। कोर्ट ने आपका कंपनसेशन एनहांस कर दिया कितने रुपए से? 7 लाख रुपए से। कौन सी डेट को? 1 फरवरी 2027 को। अब 7 लाख रुपए आपको एनहांस हुआ है, उस 7 लाख में से 2 लाख मिले 16 फरवरी को, 1 लाख मिले 25 मार्च को। तो बेटा इन दोनों का ईयर तो एक है, 26-27। तो 26-27 प्रीवियस ईयर में 3 लाख टैक्सेबल होगा, और ये जो 4 लाख मिले ये 27-28 लाख में मिले तो ये 4 लाख 27-28 में टैक्सेबल होगा। जबकि ओरिजिनल कंपनसेशन में क्या होता है कि सारा का सारा पैसा एक साथ टैक्सेबल होता है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 3 लाख अलग ईयर में और 4 लाख अलग ईयर में। इसमें 50,000 आपने लॉयर को फीस दी है, वो लॉयर की फीस बेटा आप इस 3 लाख में से माइनस कर देना, वही हमने किया है। तो 26-27 का टैक्स होगा लगेगा 27-28 में, और 27-28 पे टैक्स लगेगा 28-29 में। इसके बाद आता है कि कंपनसेशन आपने इंक्रीज करवा ली, बाद में बेटा उसको कोर्ट को लगता है कि हमने कंपनसेशन ज्यादा इंक्रीज कर दी है, ठीक है, और कोर्ट अगला ऑर्डर देता है कि कंपनसेशन को रिड्यूस कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए रिकम्प्यूटेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा? टैक्स। वेयर कंपनसेशन का मतलब यहां पे ओरिजिनल है, और एनहांस कंपनसेशन रिसीव और रिसीवेबल बाय assessee is reduced by any court, tribunal, any authority, then capital gain shall be recomputed in order to compute tax liability or refund of। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल था उसमें 7 लाख रुपए आपकी कंपनसेशन को एनहांस कर दिया था, आपने उस पर 27-28 और 28-29 में क्या दे दिया? टैक्स। 21 अप्रैल 2027 को गवर्नमेंट अथॉरिटी एक अपील फाइल करती है कोर्ट में न्यू फैक्ट्स के साथ। 1 जुलाई 27 को कोर्ट स्टार्ट करता है प्रोसीडिंग, और 21 अप्रैल 2028 को कोर्ट जजमेंट देता है कि आपकी कंपनसेशन को कितना बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए। कौन से ईयर में जजमेंट देता है? 28-29 में। 28-29 का टैक्स कब जाएगा? 29-30 में, यही लिखा है। मिस्टर ए ऑलरेडी कितने लाख पे टैक्स दे चुके? 7 लाख पर। लास्ट टाइम उन्होंने कितने लाख पर टैक्स दिया था? 4 लाख पर। गवर्नमेंट कह रही है कि ये वाली कंपनसेशन को 1 लाख कम कर दिया जाए, तो वो 4 लाख पर 20% के रेट से कितना टैक्स दे चुका होगा? हम मान लेते हैं ओरिजिनली उसने विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स दिया था, विद इंडेक्सेशन टैक्स दिया था, तो विद इंडेक्सेशन 20% के रेट से टैक्स दिया होगा। तो 4 लाख पर 20% के रेट से कितना टैक्स दे दिया होगा? जबकि टैक्स ऑट टू पे, टैक्स पे करना चाहिए था उसे कितने पर? क्योंकि 1 लाख की कंपनसेशन कम हो रही है, तो टैक्स पे होना चाहिए था 60, दिया कितना है? 80। तो ये असेसी क्या करेगा? अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा और उसे दिखाएगा, देखो सर मैंने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करी थी, उसमें मैंने 4 लाख पे टैक्स दिया था, अब ये कोर्ट का जजमेंट आ गया है, 1 लाख रुपए मैंने वापस कर दी, ये रही उसकी रिसीट, तो आप प्लीज मुझे रिफंड कर दो। कितने का? और साथ में इसके ऊपर जो उसने हेल्थ एंड एजुकेशन से दिया था ना 4%, वो भी वापस मिलेगा। और ये रिफंड का ऑर्डर पास करेगा कौन? असेसिंग ऑफिसर।
और ये ऑर्डर पास करेगा सेक्शन नंबर 155 में। कहां पर? ये 155 एक सेक्शन है। ये असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर है उन मैटर्स को सुनने की जो मैटर अपारेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो। अब ये बात ना अपील, पेनल्टी, प्रोसीजर, ये आपके कोर्स में नहीं है। बच्चा चाहता है यहां मैं पूरी डिटेल लिखूं, बेटा वो आपका टाइम खराब करने वाली बात है। ठीक है, तो जब कोई ऐसी मिस्टेक आपको दिखाई दे जिसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ना हो, आप अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाइए और उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की एक एप्लीकेशन डालिए। सेक्शन नंबर मोस्ट प्रोबेबली 154 होता है। 154 में आप एप्लीकेशन डालते हैं, कोई बच्चा मेरी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है, और 154 में आप एप्लीकेशन डालते हैं और 155 में फिर जजमेंट आता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 155 एक ऑर्डर पास करेगा कि आपको रिफंड दिया जाता है। 154 में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से एप्लीकेशन दी जाती है। जरा कोई चेक कर लेगा बेटा। वन 155 में फिर ऑर्डर आता है। फिर यहां देखिए स्पेशल पॉइंट वेयर कंपनसेशन इज रिसीव्ड एज पर इंटरिम ऑर्डर, जिसको मैं अभी बता रहा था। कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी शैल बी डीम टू बी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। यानी कि इंटरिम ऑर्डर में कोई पैसा मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो पैसा सारा टैक्सेबल तभी होगा जब फाइनल ऑर्डर आएगा। ठीक है बेटा, सेक्शन नंबर 154 नहीं है रेक्टिफिकेशन का, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ रेक्टिफिकेशन का है 154। तो आपने चेक कर लिया है। ये क्वेश्चन है, ये बेटा बुक का क्वेश्चन है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और जो लोग हमसे नहीं पढ़ते वो ये वाले बुक के क्वेश्चन इग्नोर कर दें। जिन लोगों ने हमसे फेस टू फेस या पेनड्राइव क्लासेस ली हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सब स्टूडेंट को अपडेटेड टेक्स्ट का पीडीएफ मिल चुका होगा, वहां से वो देख ले बेटा ये क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जो सीधा यूट्यूब से कर रहे हैं उनको सिर्फ एग्जाम्पल हमारी बुक के देखें और आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर। हमारी बुक के एग्जाम्पल से मतलब ये वाले एग्जाम्पल हैं, ये जो मैं लिखता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल लिखता हूँ ना, एग्जाम्पल 28, इसको तो करें आप मेरे साथ। मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स जो रिवीजन वाले उनके लिए कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जहां ये लिखा ना एग्जाम्पल और पूरा एग्जाम्पल लिखा और फिर सॉल्यूशन, वो तो करें आप। और जैसे ये लिखा हुआ ना बेटा बुक क्वेश्चन नंबर 44, इसको आप ना करें क्योंकि आपके पास बुक हमारी वाली बुक नहीं है, और बेटा वो बुक मैं दूंगा भी नहीं। ठीक है ना, वो हर किसी को नहीं दूंगा मैं। ठीक है, हाँ आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन आने वाली रिवीजन क्लास में मिलेंगे वो सबके पास आईसीआई का मॉड्यूल होगा, वो सब कर लेंगे। ठीक है ना। अब आता है लैंड बिल्डिंग और दोनों के लिए एक सेक्शन 50C। एक ऐसा ही सेक्शन आपको पढ़ने को मिला होगा पीजीबीपी में, उसका सेक्शन था 43CA। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक सेक्शन में भी 43CA का रेफरेंस दे गया था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में। वो मैंने जो रेफरेंस दिया था वो गलत दिया था, वहां पे सेक्शन 28 लगेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को एक रिवीजन कराया कि कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाए तो सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2 लगेगा, और मैंने वो रिवीजन कराते समय आप लोगों को बताया कि उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन पीजीबीपी में भी है, अपोजिट सेक्शन, कि जहां पे स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में ट्रांसफर किया जाए तो सेक्शन नंबर 28 लगेगा, और अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाए तो सेक्शन नंबर 45(2) लगेगा। अब आते हैं इस सेक्शन पर। लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को अगर आप एज ए कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो सेक्शन नंबर 50C को आप ध्यान दें, और लैंड बिल्डिंग और बोथ को अगर आप सेल करते हैं एज स्टॉक इन ट्रेड तो आप सेक्शन नंबर 43CA पे ध्यान दें। ठीक है, ये सेक्शन में गलती से पहले कहीं और रेफर कर गया था, 43CA ध्यान दें। तो पीजीबीपी में जाके देखिएगा 43CA, आ जाइए आप यहां पे देखिए अभी 50C। बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूं, अगर आप कभी भी लैंड या बिल्डिंग या दोनों बेचें
और उसका जो सेल कंसिडरेशन है वो आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो लॉ कहता है कि आप अपना सेल कंसिडरेशन जितने में आपने बेचा है वो ना लें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लें। मगर यहां पे आपको एक लिमिट, एक टॉलरेंस लिमिट दी गई है। सपोज आप कह रहे हो कि आपने जो लैंड बेची है वो 1 करोड़ रुपीस में बेची है, तो लॉ कहता है कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को 1 करोड़ रुपीस से कंपेयर नहीं करेंगे, जितने में आपने बेची है आप उसका 110% कर लें, 10% एक्स्ट्रा कर लें। मतलब वो मान के चल रहे हैं कि मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है 10% का, ठीक है, इसमें टैक्स चोरी नहीं मानेंगे वो आपकी। मतलब वो कह रहे हैं कि आप 1 करोड़ में आप कह रहे हो ना आपने बेची है, उसका आप 110% कर लें, 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपने बेची 1 करोड़ में, लॉ कह रहा है आप इसका 110% निकाल लें, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और फिर देखें आप उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके 110% करने से भी ज्यादा है तो लॉ कहता है 50C सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा। यही यहां पे लिखा हुआ है बेटा इस सेक्शन में, और इसको हमने इस एग्जांपल से समझाया है। एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख है, तो सबसे पहले आप इसका 110% करिए, 55 लाख आएगा। 55 लाख से आप देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है, 56 की। तो बेटा आपका सेल कंसिडरेशन ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 56 लाख लिया है। तो सेल कंसिडरेशन अंडर 50C सबसेक्शन 1 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा अगर एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है। तो हमारे पहले केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है। दूसरा केस लीजिए, 80 लाख का 110% निकालिए, 88, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है? नो। तो इस केस में आपका सेल कंसिडरेशन ये एक्चुअल वाला कंसिडरेशन ही होगा, इसलिए यहाँ पे 80 लाख लिया गया। तीसरे केस में 70 लाख है, 70 लाख का 110% निकालिए, 77, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 79, क्योंकि ज्यादा है 79 दिया जाएगा। फिर बेटा 90 है, 90 का 110% निकालिए, 99, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे कम है, तो यहाँ पे एक्चुअल कंसिडरेशन को ही आपका सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। ये जो आप 110% लेते हैं एक्चुअल कंसिडरेशन का, इसको कभी भी आपका सेल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, इसको जस्ट आप लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। तो हमने यहाँ लिखा है 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन इज टेकन ओनली फॉर कंपैरिजन, इट इज नेवर टेकन एज सेल कंसिडरेशन। अब बात आती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये हमेशा उस डेट की लेंगे जो एग्रीमेंट वाली डेट है, जिस दिन आपकी बुकिंग हुई है, जिस दिन आपने सेल करने का एग्रीमेंट किया है बायर के साथ, उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। मगर एक शर्त है, अगर उस दिन एग्रीमेंट जिस दिन हो रहा है आपने बायर से जो पूरा कंसिडरेशन है, सपोज 1 करोड़ रुपीस है, और उसमें से 5 लाख रुपए आपने ले लिए आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, यूपीआई, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यानी कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी डेट ऑफ एग्रीमेंट की, जिस दिन आपकी बुकिंग हुई है प्रॉपर्टी की सेल की। अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ली जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर वो अलग अलग है तो मैंने यही कहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेनी है। जो कंडीशंस मैंने बताई हैं उनको ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन तब उठता है जब आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट की और रजिस्ट्रेशन की डेट की बेटा अलग अलग हो, ठीक है। मगर शर्त यह है कि एग्रीमेंट की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपको लेनी है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर आपने पैसा ले लिया हो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल बनाया है, ट्रांसफर की डेट और एक्चुअल कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट पर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन की डेट पर, और यहाँ लिखा है रिमार्क्स। 1 जुलाई 2025 ट्रांसफर की डेट है, एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख रुपए है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 जुलाई 2025 है और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख है। रजिस्ट्रेशन की डेट 1 सितंबर है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 130 लाख है। क्वेश्चन ये उठता है कि 100 लाख का 110% करने के बाद 110 लाख को हम कंपेयर 120 लाख से करें या 130 लाख से करें। तो लॉ कहता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट की लें, मगर आपने उस डेट से पहले या उस डेट तक बायर से पैसा ले लिया हो। रिमार्क्स में देखिए क्या लिखा है, 10 लाख रिसीव्ड बाई असेसी थ्रू
अकाउंट पे चेक ऑन 1 जुलाई 2025, यानी कि इसका 110% का कंपैरिजन हम इस 120 लाख से करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली, एग्रीमेंट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, इससे नहीं करेंगे। और 110 लाख और ये 120 लाख, कौन सा हायर है बेटा? 120 लाख, इसलिए सेल कंसिडरेशन कितना लिया गया है? 120 लाख। दूसरा केस देखिए, 1 सितंबर को एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख है, 1 जुलाई को 109 लाख है और 1 सितंबर को 130 लाख है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस 100 लाख टू बी कंपेयर्ड विद दिस और विद दिस। तो देखिए 10 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, मगर किस में रिसीव हुए हैं? कैश में। कैश का कोई उसमें कहा गया अकाउंट पे चेक या ईसीएस के थ्रू रिसीव होने चाहिए। तो अब आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की देखेंगे। 100 लाख का 110% कितना होता है? 110 लाख। 110 लाख को इससे कंपेयर करो, इससे कम है, इसलिए आपका आंसर 130 लाख है। तीसरे केस में देखो बेटा, 100 लाख सेल कंसिडरेशन है, ये 109 लाख है, 130 लाख है, 10 लाख रुपए रिसीव हो गए थ्रू अकाउंट पे ही चेक। तो बताइए मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लूं या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लूं? एग्रीमेंट की। 100 लाख का 110% करो, कितना आएगा? 110। 110 से तो ये इससे ज्यादा है, इसलिए आप सेल कंसिडरेशन जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो ही लेंगे। क्लियर है आपको मेरी बात? हमने इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है उसको एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर कि सेल कंसिडरेशन हमारा 120 लाख लिया जाएगा क्योंकि एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो एग्रीमेंट की डेट पर है उससे कम है। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम एग्रीमेंट की डेट की इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एसएससी को पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन और बिफोर एग्रीमेंट रिसीव हो गया था। ये था जी 50C सबसेक्शन 1। तो 50C सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन होगा, और अगर अधिक है या बराबर है तो फिर एक्चुअल कंसिडरेशन होगा। 50C सबसेक्शन 2 कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 को बिना चोट पहुंचाए अगर एसएससी ये क्लेम करता है कि जो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है वो जेन्युइनली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। मतलब आप कह रहे हो यार मैंने 1 करोड़ में बेचा है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 1.5 करोड़ है, और आप ये दावा कर रहे हो कि सर आप जाके उसको दिखा लो, उसकी वेरिफिकेशन करा लो, अगर वो 1 करोड़ में भी बिक जाए तो मैं मान लूंगा कि इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ है। सर बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ में बेचा है क्योंकि उसके घर के सामने गंदा नाला बहता है, उसके घर के सामने सर कूड़ा घर है। तो नेगेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण, ठीक है, नेगेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, ये मैं क्लेम करता हूं। तो असेसिंग ऑफिसर इस केस में केस रेफर कर सकता है किसके पास? वैल्यूएशन ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। मगर शर्त यह है कि ये केस के अगेंस्ट अपील ना हुई हो किसी कोर्ट में, सीआईटी अपील में, सीआईटी में, तो असेसिंग ऑफिसर ये केस रेफर कर देगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। फिर वैल्यूएशन ऑफिसर जो इसकी वैल्यू बताएगा वो लिया जाएगा। जैसे मेरे एग्जांपल में हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 1 करोड़ में बेचा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है, और वैल्यूएशन ऑफिसर इसकी वैल्यू बताता है 1 करोड़ 15 लाख, तो 1 करोड़ 15 लाख लिया जाएगा। और वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है नहीं 1 करोड़ ठीक है, तो 1 करोड़ लिया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है नहीं इसकी वैल्यू तो 2 करोड़ है, तो याद रखना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं लिया जाएगा, और जो वैल्यू असेसी बता रहा है उससे कम नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? इफ केस इज रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर देन वैल्यू डिटरमिन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर शैल बी टेकन एज सेल कंसिडरेशन। इफ वैल्यूएशन ऑफिसर डिटरमिन वैल्यू ऑफ consideration more than stamp duty value then sale consideration is equal to stamp duty value. सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर लिया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कभी भी ज्यादा नहीं लिया जाएगा। मिस्टर, एक एग्जांपल लिया, मिस्टर अखरोट सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 मई 150 लाख में। उन्होंने ये घर खरीदा था 1 मई 19 को 100 लाख रुपए का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 170 लाख है, तो 150 का आप 110% करिए 165, इस केस में तो लिया जाएगा 170। दूसरे केस में 165 को आप 162 से कंपेयर करेंगे तो लिया जाएगा 150 एक्चुअल कंसिडरेशन। हमने यही 2 बार आंसर निकाला है, और दोनों बार आंसर, एक बार विद इंडेक्सेशन से और एक बार
विदाउट इंडेक्सेशन से किया है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? फिर ये कुछ बुक के क्वेश्चन है जिनको मैंने आपको मना करा है। यहां पे एक जीएफके है, इस जीएफके में एक वर्ड आया था विदाउट प्रिजुडिस, उसको समझाने की हमने कोशिश की है, जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जी सेक्शन नंबर 50C(a). अगर अनलिस्टेड शेयर्स को आप ट्रांसफर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर, तो सेक्शन नंबर 50C(a) कहता है कि अनलिस्टेड शेयर्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसका सेल कंसिडरेशन होगा। इस सेक्शन को समझने के लिए इस एग्जांपल को देखिए। मिस्टर ए हैड एक्वायर्ड 1000 शेयर्स ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड, कितने के? 2 लाख रुपए के। 17-18 में उन्होंने एक्वायर किए थे। ट्रांसफर्ड ऑल शेयर्स टू मिस्टर बी ऑन 1 जनवरी 500 ईच, जबकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 550। तो सेक्शन नंबर 50C(a) कहता है ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर बेचोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है। जबकि बेचा आपने 500 में था, 5 लाख आना चाहिए था, मगर हमने 5.5 लाख लिया है। 50C कहता है कि अनलिस्टेड शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर बेचोगे तो सेल कंसिडरेशन किसके बराबर लिया जाएगा? अभी हमने देखा था 50C और अब देखा है 50CA। इससे पहले 50B है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले 50A है और 50 है। तो 50 और 50A तो हमने पढ़े PGBP में। इस चैप्टर में पढ़ेंगे 50B। 50C रिवाइज कर चुके हैं, 50CA रिवाइज कर चुके हैं और अब देखने जा रहे हैं 50D। वेयर सेल्स कंसिडरेशन, याद रखना सारे सेक्शन जो है 50 वाले वो सेल कंसिडरेशन को लेकर है। वेयर सेल कंसिडरेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन, लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर। सर लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर क्यों? उसके लिए स्पेशली सेक्शन है 50C, उसको छोड़कर। सेल कंसिडरेशन वुड बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। इस 50D को समझाने के लिए हमने यहां एक एग्जांपल लिखा है। बिना एग्जांपल के आपको सेक्शन समझ में नहीं आएंगे। मिस्टर ए ने एक्सचेंज किया है। ट्रांसफर का मीनिंग जहां सेल है, रेलिंक्विशमेंट है, एक्सटिंग्विशमेंट है, कन्वर्जन है, कंपलसरी एक्विजिशन है, मेच्योरिटी ऑफ 0 कूपन बॉन्ड है, वहां पे एक मीनिंग एक्सचेंज भी है। मिस्टर ए ने अपनी ज्वेलरी गोल्ड की इन ल्यू ऑफ स्कल्पचर्स एक्सचेंज कर ली मिस्टर बी के साथ। एफएमवी ज्वेलरी की ट्रांसफर की रेट पर 50 लाख है और स्कल्पचर्स 50,50,000 का है। कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। अगर ज्वेलरी इन्होंने 40 में और इन्होंने स्कल्पचर्स 45 लाख में 15 महीने पहले खरीदा था, तो इस एक्सचेंज के केस में 50D लगेगा। और 50D कह रहा है कि जहां पर सेल कंसिडरेशन आप डिटरमिन ना कर पा रहे हो, वहां सेल कंसिडरेशन उस एसेट की क्या ले लें? फेयर मार्केट वैल्यू। तो कितनी कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है? 50 लाख और 50 लाख 50,000। तो मिस्टर ए ने अपनी एसेट जो बेची है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है और मिस्टर बी ने जो स्कल्पचर्स बेचा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख 50,000 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 और 45, ठीक है। इंडेक्सेशन होना नहीं है। तो जहां पर सेल कंसिडरेशन पता ना चल पा रहा हो वहां पर उस एसेट की क्या ले लेंगे बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू। ये लॉ लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं लगेगा क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ऑलरेडी सेक्शन नंबर 50C है। अब एक और मशहूर सेक्शन आता है, फेमस, एडवांस मनी फॉरफिटेड, सेक्शन नंबर 51। होता क्या था, मुझे आपको एक बिल्डिंग बेचनी है, ओके हो गई बात। 1 करोड़ रुपए में हमारे बीच में सेल कंसिडरेशन डिसाइड हो गया। आप 15 लाख रुपए मुझको देके चले गए और ये वादा करके गए कि 30 दिन के अंदर अंदर बाकी का 85 लाख रुपीस दे देंगे। 30 दिन पूरे होने पर मैंने आपको एक नोटिस भेजा कि सर मैं आपको, ठीक है, नोटिस भेजा मैंने 30 दिन पूरे होने पर, और नोटिस में ये लिखा कि सर 85 लाख रुपीस दे दीजिए। आप नहीं दे पाए इसलिए मैंने आपका पैसा जो है फॉरफिट कर लिया, उसे कहा जाता है एडवांस मनी फॉरफिटेड। तो ये जो डेट लिखी हुई है 31 मार्च 2014, 14, इस डेट तक जो भी आप एडवांस मनी फॉरफिट करते थे वो टैक्सेबल नहीं होती थी, वो टैक्सेबल नहीं होती थी। और जब आप उस एसेट को बेचते थे फ्यूचर में,
तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना भी आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है वो माइनस कर देते थे। ये लॉ चलता था 31 मार्च 2014 तक। इसमें क्या करते थे लोग, असेसी इस सेक्शन का यूज करते थे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। अब बेटा वो सब समझाने का ना तो आपको जरूरत है अब, क्योंकि मैं जब क्लास कराई है तो डिटेल में समझा चुका हूं, और ना ये कोई समय है कि मैं वो चीजें अब यहां पे रिपीट करूं। अब तो मैं टू द पॉइंट बात करूं। तो जो भी एडवांस मनी आप फॉरफीट करते थे 31 मार्च 2014 तक, उस पर अलग से कोई टैक्स नहीं लगाते थे। जब उस एसेट को बेचते थे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देते थे। ये यहां पे लिखा हुआ है, समझा मैं अभी दूंगा क्वेश्चन के हेल्प से। एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय असेसी इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले बाय की गई थी तो फेयर मार्केट वैल्यू से भी माइनस करते थे। कब? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अभी ये 2 पॉइंट हम छोड़ देते हैं, ये 2-3 पॉइंट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां एक एग्जांपल देखिएगा अभी आप, ये कंप्यूट करना है कैपिटल गेन। 1 अप्रैल 97 को एसेट एक्वायर की है बाई ए ने 1 लाख रुपए की। 1 मई 98 को इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है 2 लाख रुपए का। इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले किया गया है। 1 अप्रैल 2001 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 3,50,000। तो बताइए आप 3,50,000 को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे या 1 लाख को? जवाब है 3,50,000 को। एडवांस मनी आपने फॉरफीट की है मिस्टर ए ने 60,000 रुपए की 1 मई 2011 को, 31 मार्च 2014 से पहले। और ये 1 अप्रैल 2025 को भी इन्होंने एडवांस मनी फॉरफीट की है, कितने की? तो जो 31 मार्च 2014 से पहले फॉरफीट की है वो आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करेंगे जब इस एसेट को बेचेंगे। और जो 31 मार्च 2014 के बाद फॉरफीट की है ये 2 लाख रुपए, ये कैपिटल गेन का पैसा नहीं है, ये एडवांस मनी फॉरफिटेड आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। ये मैं रिवीजन में आईएफओएस के बता चुका हूं। अब करेंगे कैसे? सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से लेकर यहां तक, सेल कंसिडरेशन 9,80,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3.5 लाख माइनस 60,000। और अगर इंडेक्सेशन कर रहे हैं तो इनटू में इंडेक्सेशन डिवाइड बाय इंडेक्सेशन, नहीं कर रहे हैं तो सीधा। तो देखिए हम 2 बार कर रहे हैं, एक बार इंडेक्सेशन के साथ एक बार बिना। 3.5 लाख में से 60,000 माइनस किए, ये वो माइनस किए जो आपने एडवांस मनी 31 मार्च 2014 से पहले फॉरफिट की थी। और जो 14 के बाद फॉरफिट करोगे वो पैसा जिस ईयर में फॉरफिट करोगे उस ईयर में असेसी की इनकम फ्रॉम। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड जो 1 सितंबर 2025 को फॉरफिट की गई है वो 2 लाख रुपए, इसकी क्या मानी जाएगी? उसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना। 31 मार्च 2014 तक जो भी फॉरफिट किया है पैसा वो आपने क्या किया? माइनस। इसी एग्जांपल में अगर ये मिस्टर ए ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट कर देते मिस्टर बी को, और फिर मिस्टर बी इसको 9,80,000 रुपए में बेचता, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि फिर ये 60,000 आप माइनस नहीं करने आपको। ये हमने यहां लिखवा भी दिया, देखिए ये जो अभी हमने यहां पे पढ़ाते समय ये नोट छोड़ा था ना, पढ़िए मेरे साथ। एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ऑनर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो ब्लैक मनी को वाइट करने का बड़ा अच्छा काम था कि एग्रीमेंट करते रहो और एडवांस मनी को दिखाते रहो कि फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है। और जब बेचना हो तो बेचने से पहले वो प्रॉपर्टी अपने घर के किसी व्यक्ति के नाम कर दो ताकि माइनस भी ना करना पड़े। तो लॉ मेकर्स ने 1 अप्रैल 2014 से कह दिया कि अब आप ना कुछ माइनस करेंगे ना कुछ प्लस करेंगे, ये फॉरफिटेड अमाउंट सीधा सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा है। एडवांस मनी अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले भी फॉरफिट की है तो भी माइनस करेंगे, ठीक है। अब हमने समझाने के लिए एक एग्जांपल तो ये बताया था, एक और बता रहे हैं। एसेट एक्वायर्ड की एक्स ने इंप्रूवमेंट किया, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2001 को एफएमवी इतनी है। 1 मई 2011 को एडवांस मनी फॉरफिट की एक्स ने। 1 मई 2015 को मिस्टर एक्स ने गिफ्ट कर दी ये एसेट अपने बेटे मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए की, उस दिन ये एफएमवी है।
इस 10 लाख का, इस एफएमवी का, इस डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर हाँ, जो एडवांस मनी फॉरफिट की है एक्स ने, अभी आप माइनस नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ऑनर है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये माइनस आप नहीं करेंगे अगर 31 मार्च 2014 से पहले का अमाउंट है। इंप्रूवमेंट वाई ने किया, एडवांस मनी फॉरफिटेड किसने की है? वाई ने 1 सितंबर 2022 को। बेटा 31 मार्च 2014 के बाद फॉरफिट हुआ है ये पैसा, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। एसेट कितने में बेची इसने? 20 लाख ने। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 22,50,000। 20 लाख का 110% करो, 22 लाख। 22 लाख से ज्यादा है ये, इसलिए सेल कंसिडरेशन 22,50,000 दिया जाएगा। एक बार विद इंडेक्सेशन कर रहे हैं और एक बार इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख ले रहे हैं। सर क्यों? फेयर मार्केट वैल्यू। सर 4 लाख में से 80,000 माइनस नहीं करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है माइनस नहीं करेंगे अगर प्रीवियस ऑनर ने फॉरफिट किया। दूसरी तरफ एज इट इज 4 लाख ले लिए और इंप्रूवमेंट 2 लाख लिया है हमने, जो वाई ने खुद इंप्रूवमेंट किया है ये वाला। सर एक इंप्रूवमेंट और था बेटा, वो 1 अप्रैल 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट था। और सर जो फॉरफिट किया है अमाउंट, वो जो भी फॉरफिट किया है, एक तो एक्स ने किया है उसका तो कुछ होगा ही नहीं। जो वाई ने फॉरफिट किया है, वो जिस वर्ष में फॉरफिट किया है, वो फॉरफिट किया है 1 सितंबर 2022 को, वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन से ईयर में? 22-23 में, जिसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 23-24 होगा उसका असेसमेंट ईयर। और आप यहाँ जो कंप्यूटेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अब बेटा कुछ एग्जेम्पशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेन टॉपिक है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस इन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं वो सेक्शन नंबर 54 में आती है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट अगर आप समझ लेंगे तो बाकी सब सेक्शन में वो पॉइंट बेटा रिपीट होंगे, इसलिए एक सेक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी सब सेक्शंस में वो पॉइंट रिपीट हो रहे होंगे। हाँ कुछ स्पेशल पॉइंट भी हैं, और एग्जाम्पशन के बाद इस चैप्टर में कुछ खास बचेगा नहीं, एक स्लम सेल वाला पॉइंट है, तो हम कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में इसको कवर कर लें। सेक्शन नंबर 54 है एलिजिबल असेसी, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।